हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम फिर से क्लास 11 की जो इक्विलिब्रियम थी उसका और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। और देखना दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे। पिछले दिन हम जो बोले थे उसमें हमने सबसे पहले एक बात आप लोगों के सामने रखी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब रिएक्शन की जो रेट है उसके बारे में जो चर्चा वो हमने पिछले दिन के लेक्चर में बता दिए थे। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन कैसी होती है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को निकलवा जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकलवाने के लिए आपको जिस लॉ की आवश्यकता पड़ेगी उसकी नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। साइंटिस्ट गुल्डबर्ग एंड वागे, गुल्डबर्ग एंड वागे, ये दोनों ने मिलके ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन की शुरुआत की थी। या ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये लॉ की सबसे बढ़िया शुरुआत जिन दोनों भाई साहब ने हमारे सामने किए थे, एक का नाम है गुल्डबर्ग, दूसरे का नाम है वागे। अब देखना, पकड़ो कि A प्लस बी दो रिएक्टेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहे हैं। क्या है? A प्लस बी दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहे हैं। या तो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई साहब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में टेक पार्ट कौन कर रहा है? मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में टेक पार्ट रिएक्टेंट कर रहा है। मतलब कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में एकदम सीधा डायरेक्टली टेक पार्ट, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कौन करता है? डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो रिएक्टेंट करते हैं। तो उस रिएक्शन की रेट किसके ऊपर, उस रिएक्शन की रेट किसके ऊपर निर्भर करता है? आप बोलोगे सर जो टेक पार्ट करेगा उसी के ऊपर निर्भर करेगा। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर। उस रिएक्टेंट की किस चीज के ऊपर वो निर्भर कर रहा है? आप बोलोगे वो डिपेंड कर रहा है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। इसके बाद और एक पर्टिकुलर टर्म आपके सामने आ रहा है, वो है एक्टिव मास। बहुत 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 ध्यान सुनना मेरे दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं कोई भी रिएक्शन घट रहा है, वो रिएक्शन में डायरेक्टली टेक पार्ट कौन कर रहा है? रिएक्टेंट। और बना क्या रहा है? प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट कितने रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, उसी को आप बोलते हो एक्टिव मास। मतलब एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जिम्मेदार है वो रिएक्टेंट कितना अमाउंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका टोटल मास में से कितना वो रिएक्टेंट डायरेक्टली एक्टिवली उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को आप एक्टिव मास बोलते हो। तो एक्टिव मास क्या है? मास ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रिएक्टेंट बाय टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप किसी भी रिएजेंट या इंग्रेडिएंट से रिएक्शन करवा रहे हो तो आप लोगों को भली भांति पता है कि वो एक टेस्ट ट्यूब में जितना रिएजेंट आपने लिए हो वो क्या पूरा का पूरा रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं? आप बोलोगे कतई नहीं होता। तो अगर नहीं होगा तो टोटल रिएजेंट में से जितना रिएजेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसका जो मास है उसको आप बोलोगे रिएक्टेंट की एक्टिव मास। तो रिएक्टेंट की एक्टिव मास क्या है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर एक रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्टेंट की टोटल मास को एक्टिव मास नहीं कहा जाता। उस रिएक्टेंट की टोटल मास में से जितना मास डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा एक रिएक्शन में उसको आप एक्टिव मास बोलते हो। तो आप बोलोगे एक रिएक्शन का रेट किसके ऊपर जिम्मेदार है? उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्टेंट की एक्टिव मास के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बना रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की टोटल मास के ऊपर जिम्मेदार नहीं है, रिएक्टेंट की टोटल मास में से जितना रिएक्टेंट डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में वो मास जो कि है एक्टिव मास उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये है एक्टिव मास। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें टेम्परेचर
ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो एक्टिव मास की कहानी आप लोगों के सामने मैं साझा कर रहा हूं, ये एक्टिव मास तीनों टाइप से आप लिख सकते हो। मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर आप अप्रोच करोगे, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन बना रहे हो, वो रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के समय में जो कैलकुलेशन आ रही है, जो इधर से जो डेरिवेशन आएगी, ये डेरिवेशन में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और आप बोलोगे ये जो एक्टिव मास है इसको आप तीन टर्म से लिख सकते हो। एक है कंसेंट्रेशन, एक है पार्शियल प्रेशर, एक है मोल फ्रैक्शन। जब कोई भी रिएक्शन लिक्विड रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में होगा, जब कोई भी रिएक्शन एक्वास फेज में ऑकर करेगा, तो लिक्विड या सॉल्यूशन या एक्वास फेज के लिए जो एक्टिव मास है, उस एक्टिव मास को आप कंसेंट्रेशन के टर्म से लिखोगे। और वही रिएक्शन अगर गैसियस रिएक्शन हो तो उसको आप पार्शियल प्रेशर के टर्म से लिखोगे। अब जानते हो गैस के लिए क्या आता है, एक एक इंडिविजुअल प्रेशर, पूरा कंटेनर में से एक एक गैस मॉलिक्यूल जो प्रेशर जो पर्टिकुलर इनर वॉल ऑफ द कंटेनर में देते हैं, उसको आप बोलते हो क्या, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। उसी का ही तो नाम है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। पार्शियल प्रेशर का लॉ कहां से पता चलता है आप लोगों को, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Pi इज इक्वल टू xi इंटू मी, मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जिस गैस मॉलिक्यूल की पार्शियल प्रेशर निकलने के लिए बोलेगा, उसी का पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही तो निकालते थे जो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ है। मतलब आप लिक्विड सॉल्यूशन या एक्वास फेज की रिएक्शन बनवाओ तो आप बोलोगे सर ये जो एक्टिव मास है उसको हम कंसेंट्रेशन के टर्म से लिखेंगे, और उसी के साथ साथ अगर गैसियस फेज रिएक्शन हुआ तो आप उसी एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर से लिखोगे। और अगर आपको मोल टर्म में कोई मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए बोलेगा, अगर कोई सा भी रिएक्शन मोल के टर्म में दिया जाएगा तो आप बोलोगे कि हम मोल फ्रैक्शन की टर्म से एक्टिव मास को निकलवाएंगे। तो एक्टिव मास ये जो एक्चुअल की चीज है, ये बहुत बड़ी वस्तु है। ये एक्टिव मास क्या है, आप बोलोगे टोटल रिएजेंट की मास में से जितना रिएजेंट डायरेक्टली एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट की जो एक्चुअल मास है, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रिएक्शन की अमाउंट ऑफ मास, उसी को एक्टिव मास बोलोगे। और वो एक्टिव मास को मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के द्वारा आप तीनों टर्म से लिखोगे। एक का नाम कंसेंट्रेशन, दूसरे के नाम पार्शियल प्रेशर, और तीसरे के नाम मोल फ्रैक्शन। जब लिक्विड फेज, एक्वास फेज, सॉल्यूशन फेज रिएक्शन करवाओगे तो कंसेंट्रेशन से लिखोगे, जब गैसियस फेज रिएक्शन करवाओगे पार्शियल प्रेशर से खेलोगे, और जब मोलर टर्म में कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आएगा तो उसको मोल फ्रैक्शन से लिखोगे। तो आप बोलोगे सर एक्टिव मास का लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, जितना मास एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसका लॉ, मास का। कौन सी मास, जो एक्टिव मास है, किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन में। किसके साथ उसका संबंध बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट, किसी भी रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसने बोला, ये प्रैक्टिकल लॉ है। ये किसने बोला, ये गुल्डबार्ग एंड वागे ने बोला। ये थ्योरेटिकल लॉ है, सॉरी ये थ्योरेटिकल लॉ है। ये गुल्डबार्ग एंड वागे ये दोनों ने हम लोगों के सामने साझा किए थे। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, बहुत बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी है इसमें। देखो हम क्या लिखना चाहते हैं, a प्लस बी टू प्रोडक्ट, ये लिखना चाहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल्स टू R इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। इसको भी ध्यान से रखना, कंसेंट्रेशन को ऐसे थर्ड ब्रैकेट से लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर को, ये एक नोटेशन है, इसको ध्यान से रखना। पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p से लिखा जाता है, और मोल फ्रैक्शन को 1 से लिखा जाता है। मोल फ्रैक्शन को 1 से लिखा जाता है। ये तीनों चीज को, ये तीनों विषय को अपने दिमाग में रखना, बहुत ध्यान सुनना। आप बोलोगे सर एक्टिव मास तीनों टर्म है, कंसेंट्रेशन को थर्ड ब्रैकेट से लिखोगे। आपका कंसेंट्रेशन मतलब थर्ड ब्रैकेट ऑफ आप, मतलब NaCl का कंसेंट्रेशन मतलब
थर्ड ब्रैकेट ऑफ NaOH3। किसी भी वस्तु की किसी भी चीज की कंसंट्रेशन निकलवाने के लिए बोलेगा, सिंबल क्या होगा, थर्ड ब्रैकेट ऑफ जिस चीज की कंसंट्रेशन निकलवाने के लिए बोल रहा है वो चीज। तो कंसंट्रेशन ये है, पार्शियल प्रेशर स्मॉल p है और मोल फ्रैक्शन को 1 से लिखोगे। तो ROR किसके ऊपर निर्भर करेगा, A की कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन। आप बोलोगे सर कैसे हुआ, देखो ये ROR या रेट किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आप बोलोगे सर एक्टिव मास। एक्टिव मास को किससे लिखेंगे, एक्टिव मास को किससे लिखेंगे, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऐसे लिखोगे। अब देखो और क्या बोल सकते हैं, 2x + y, इधर से मान लो कि प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे R इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर y का 1। आप बोलोगे सर क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये मैथ का लॉ है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू दी पावर में जाता है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां पर जाता है, टू दी पावर में जाता है। जो कोएफिशिएंट है वो घात में जाता है। तो आप बोलोगे सर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां गया, पावर में। देखो x का आगे कोएफिशिएंट कितना था, 2, ये पावर में गया। y के आगे कोएफिशिएंट कितना था, 1, ये पावर में गया। तो लिख सकते हैं, इसको हटाए और थोड़ा करें, और दो चार चीजें कर लो, करो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। देखो मान लो कि A अमाउंट ऑफ A B अमाउंट ऑफ B रिएक्शन करके बना रहा है D अमाउंट ऑफ D और E अमाउंट ऑफ E। इधर A और B क्या है, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट है। A और B क्या है, रिएक्टेंट है। जी बिल्कुल है। D और E क्या है, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट है। वाहियात सा सवाल है, ये तो हम जानते हैं कि A और B क्या है, रिएक्टेंट है। D और E क्या है, प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा भाई साहब। A क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ A। A क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ A। A रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल a। B क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ B। B क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ B। बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। D क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ D। D क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ D। और E क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ E। लिखो अपने नोट में डालो, कोएफिशिएंट ऑफ E। ये सब कोएफिशिएंट है। तो ये सब कोएफिशिएंट कहां जाएंगे, आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट तो घात में जाता है, कोएफिशिएंट तो पावर में जाता है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, लिखो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू, कौन है आपका इधर रिएक्टेंट, कौन है, A की पावर A B की पावर B। A की पावर A B की पावर B। लिख सकते हैं, देखो आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं भाई साहब, आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में ये सेट करके रखिएगा कि जो भी आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर निर्भरशील है, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भरशील है, रिएक्टेंट की एक्टिव मास के ऊपर निर्भरशील है, और उसके आगे जो कोएफिशिएंट लगेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन निकलवाने के समय में उसके घात में जाएगा या पावर में चला जाएगा। तो हम इसको हटाएं। हटाने के बाद बहुत बहुत ध्यान सुनना, और एक चीज को देख लो, और एक दो रिएक्शन को आप लोगों के सामने में रखूंगा। N2 + 3H2 से 2NaOH3 बनाओ, ये हेबर प्रोसेस है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है, ये हेबर प्रोसेस है। तो क्या होगा इधर से, आप बोलोगे सर रेट क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। बोल सकते हो, आप बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये लिखने के लिए बोले, देखो 5NaOH3 प्लस, नहीं और कोई रिएक्शन देखो एक रिएक्शन देखो, CaO प्लस CO2 क्या बनाएगा, CaCO3। क्या उत्पन्न करोगे, आप बोलोगे सर R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CaO, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। बोल सकते हो जी बिल्कुल बोल सकते हो, लिखो। और एक बात बहुत ध्यान सुन लेना, कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉलिड, ये यूनिट है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉलिड, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CaO क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत 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 बारीक चीज है, बहुत ध्यान से लिखना। ये बहुत माइनर सी चीज है लेकिन बहुत बहुत दिमाग खराब करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड यूनिट होता है, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता। तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या कर सकते हैं हम, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बनाएंगे। A B अमाउंट ऑफ B रिएक्शन करके बनाया D और E लिख सकते हो।
लिख सकते हो इसको? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है भाई साहब? ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप बोलोगे हाँ सर, पिछले दिन हम आपने बोले थे ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। जी बिल्कुल है। इसमें दो रिएक्शन पड़ता है, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, वो क्या है ए बी बी, ये बना रहा है डी डी और ई मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या बनाता है? आप बोलोगे सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। क्या होगा इसका? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकलेगा। क्या निकलेगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या निकलेगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट को आर से बोलोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब एफ, आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। लिख सकते हो आर एफ क्या होगा? आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ। के क्या है? के है रेट कांस्टेंट। के क्या है? ये तो रेट ही निकलवा रहे हो। के क्या है? रेट कांस्टेंट। किस रिएक्शन के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो है के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। इधर के एफ क्या होगा? के एफ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के एफ क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको ही आप बोलते हो रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हो? रेट कांस्टेंट। कौन सी रिएक्शन के लिए? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के लिए? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। लिखो, छापो इसको, बोल सकते हैं। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, फॉरवर्ड रिएक्शन भी है। एक इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी होता है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये निकले हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आएगा? डी डी प्लस ई से ए प्लस बी बी निकलवाओ। तो आप बोलोगे सर बैकवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इधर से इधर हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इधर से इधर आया तो बैकवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। देखो हो सकता है, तो इसको क्या लिखोगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या लिखोगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आर बी। क्या लिखोगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू आर बी। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई टू द पावर ई। लिख सकते हो। तो इधर से क्या आएगा? आर बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन मतलब के बी, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन मतलब के बी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर ई। इधर से क्या लिखोगे? के बी क्या है? के बी है रेट कांस्टेंट फॉर, के बी है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बोल सकते हो जी। देखो बोल तो सकते हो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? ये निकला है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? ये निकला है। अब सुनो भाई साहब, ये कौन सी रिएक्शन है? आप बोलोगे सर ये भाई साहब रिवर्सिबल रिएक्शन है। किस में है? कौन सी स्टेज में है? इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकलवाया है, बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी निकलवाए हैं। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाला हिस्सा को मिटा दो। हाँ भाई साहब मिटाना तो पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा। क्या आएगा? क्या आएगा? बहुत 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 ध्यान से देखो। एट इक्विलिब्रियम, जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करता है, उसका एक कंडीशन क्या था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, वो अगर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने की एक प्री कंडीशन क्या थी? आर एफ इक्वल्स टू आर बी। तो आर एफ और आर बी अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा? के एफ ए की पावर ए, बी की पावर बी इक्वल्स टू के बी डी की पावर डी, ई की पावर ई, डी की पावर डी सॉरी एंड ई की पावर ई। जी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, कंसंट्रेशन टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। जो कांस्टेंट टर्म है मतलब के एफ डिवाइडेड बाई के बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर ई डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। लिख सकते हो।
लिख सकते हो? आप बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल कर दिया तो ये दोनों इक्वेशन आए। ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और कंसंट्रेशन टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये आएगा। अब आप बोलोगे सर ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट की रेशियो क्या है और एक कांस्टेंट, ये कौन सी स्टेज में है इक्विलिब्रियम में? ये है KEQ मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ E की पावर E डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। अब बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये कौन सी खेत की मूली है? आप बोलोगे सर दोनों रिएक्शन आए थे, फॉरवर्ड भी आए थे, बैकवर्ड भी आए थे। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल आए थे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट निकला था, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट निकला था, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दूसरा और एक रेट कांस्टेंट निकला था। दोनों रेट कांस्टेंट की एक रेशियो आया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट की रेशियो और एक कांस्टेंट। ये क्या है के? ये क्या है के? ये कौन सी स्टेज में है मेरे दोस्त? ये इक्विलिब्रिएटेड स्टेज में है। तो ये कौन सी कांस्टेंट हुई? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको अगर कोई बोलेगा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों है, आप बोलोगे सर रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कहां पर जाके स्थित है? आप बोलोगे सर रिवर्सिबल रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पहुंच चुकी है, तो ये कौन सी स्टेज को डिफाइन कर रहा है? इक्विलिब्रिएटेड स्टेट को। तो ये कौन सी कांस्टेंट हुई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सी कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको बक्सा में डाल दो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन है। और इधर से आप ये भी तो बोल सकते हो, अगर बोल सकते हो तो बोलो। आप बोलोगे सर ऊपर ना प्रोडक्ट आई और प्रोडक्ट के ऊपर कोएफिशिएंट आई। क्या आई? आप बोलोगे सर ऊपर ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आई तो उसके ऊपर कोएफिशिएंट आई, और नीचे ना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आई तो उसके ऊपर भी कोएफिशिएंट आई। क्या आई? कोएफिशिएंट। ये भी तो बोल सकते हो। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल बोल सकते हैं, उसके ऊपर कोएफिशिएंट आई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन में आप बोलोगे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर कोएफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में आ रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर कोएफिशिएंट। इसको लिखो, इसको लिखो। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बन गई। अब देखो ये बना, आप बोलोगे जी बिल्कुल बना। तो एक साइड में लिख लो KEQ, ये क्या है? आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ E की पावर E डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ये बना। कौन सी रिएक्शन के लिए? AA प्लस BB से DD प्लस E ये उत्पन्न हो रहे थे। ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये निकलवाई है। अब आप बोलोगे सर ये जो एक्टिव मास थी ना, ये एक्टिव मास को आपने हमारे सामने अभी बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो। मैंने बोला था, जी बिल्कुल बोला था। और मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हो। ये तीनों टर्म में आप ही ने बोला था कि आप लिख सकते हो। तो लिख के दिखाओ। जी बिल्कुल लिख के दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। तो ये जो इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी एक्टिव मास को तीनों टर्म में लिखा जाता है, और कंसंट्रेशन की टर्म तो ये आपके सामने हुबहू है। तो आप बोलोगे सर यही आपका KC है। क्या है? KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सी टर्म में? कंसंट्रेशन। कौन सी टर्म में? कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा जाए तो आप बोलोगे क्या होगा? मैं बोलूंगा भाई साहब थर्ड ब्रैकेट में तो लिख के ही दिए है, तो यही तो आपका क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन टर्म। यही आपका KC है, यही आपका KC है। KC क्या है? आप बोलोगे सर K क्या है?
पहले तो ये सुनो, दोनों कांस्टेंट आए थे, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट। ये जो वो जो केएफ थी, वो जो केबी थी, वो केएफ थी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट, वो केबी थी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट। दोनों की रेशियो बनाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए थे। अब आप बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेरिवेशन है वो कहां से आई? लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन कौन सी वस्तु को लेकर डील करता है? आप बोलोगे सर एक्टिव मास। तो एक्टिव मास को हमने किस किस टर्म में लिखने की वादा किए थे? एक कंसंट्रेशन, दूसरा पार्शियल प्रेशर, तीसरा मोल फ्रैक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन सी टर्म में लिखोगे? भाई साहब यही तीनों टर्म है, यही तीनों टर्म में लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर यही तो असली मजा है कि आपने शुरू किए थे मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन की शुरुआत में आपने बोले थे कि एक्टिव मास से खेल होगा, एक्टिव मास को तीनों टर्म से लिखे थे। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल लिखे थे, यही आपके सामने है ये तीनों टर्म। उसके बाद उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बन रहा था उस डेरिवेशन से आपके सामने आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक्टिव मास को अगर तीनों टर्म से लिख सकते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी तो आपको तीनों टर्म से लिखना होगा। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आप तीनों टर्म से लिखोगे के क्यू इसको, तो नंबर 1 है केसी, नंबर 1 है केसी। नंबर 2 क्या है? आप बोलोगे सर एक तो है केसी, दूसरा है के पी। क्या है? दूसरा है के पी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखो। किसकी टर्म में? पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और तीसरा टर्म है मेरे दोस्त, तीसरे टर्म की नाम है के एक्स। क्या नाम है? तीसरी टर्म की नाम है के एक्स। थोड़ा सा काले लिखोगे, यही तो प्रॉब्लम है इनकी, माफी चाहता हूं मेरे दोस्त। थोड़ा सा माफ कर दो और देखते जाओ। देखो क्या हुआ, तो तीसरे का नाम क्या है? के एक्स। क्या नाम है? के एक्स। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी टर्म में? मोल फ्रैक्शन। किसकी टर्म में? मोल फ्रैक्शन। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। क्या क्या लिख सकते हैं हम? आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम तीनों टर्म में लिख दिए। एक का नाम है कंसंट्रेशन की टर्म, उसको आप केसी बोलोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के, कंसंट्रेशन मतलब सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के, पार्शियल प्रेशर मतलब पी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के, मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तीनों टर्म से लिख सकते हो। एक है केसी, एक है केपी, एक है केएक्स। एक है केसी, एक है केपी, एक है केएक्स। हटाए। हाँ बोलोगे जी बिल्कुल सर। तो एक बात को जहनी तौर पर बहुत 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 अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करके रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन कहां से आई? लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वही तो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन है, वही तो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्मूलेशन है। तो हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आया? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में कौन सी चीज को लेके खेल हो रहा था? एक्टिव मास। एक्टिव मास को आपने किस किस टर्म में लिखने की वादे किए थे? कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको किस किस टर्म में लिखना पड़ेगा? तीनों टर्म में, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर केसी, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सी टू दी सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ डी टू दी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ई, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर बी। क्यों? रिएक्शन क्या था? ए प्लस बीबी से डी डी प्लस ई, ये था, ये आपका रिएक्शन था। ये था रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो केसी कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन से। केसी कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन से। तो केपी कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू दी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई टू दी पावर ई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू दी पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू दी पावर बी। लिख सकते हो? देखो भाई साहब, एक तो आपने कंसंट्रेशन की टर्म में लिखी है, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर ई, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो दूसरा कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई की पावर ई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। मतलब आपने फिर से वही चीज जानबूझ के डाली है। इधर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखे थे, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हो। इधर क्या लिखे थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखे थे जी, बिल्कुल लिखे थे। तो इधर क्या लिख रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक वही चीज कर रहे हो, ठीक वही चीज कर रहे हो। बहुत 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 ध्यान से सुनना। कर सकते हो, कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा Kx, इसको किस टर्म में लिखोगे, मोल फ्रैक्शन। किस टर्म में लिखोगे, मोल फ्रैक्शन। तो ऊपर क्या आएगा, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट, ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर D, मोल फ्रैक्शन ऑफ E की पावर E, मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर B। देखो लिख सकते हैं। इधर क्या लिखे थे, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ E की पावर E, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। मतलब ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इधर क्या लिखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ E की पावर E, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। तो इधर क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखोगे। तो ऊपर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखोगे, ये लिखोगे। तो बहुत बहुत ध्यान से एक चीज को देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक शॉर्ट ट्रिक में यही बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन के टर्म में लिखोगे तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो ऊपर प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर, नीचे रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखोगे तो ऊपर प्रोडक्ट की मोल फ्रैक्शन, नीचे रिएक्टेंट की मोल फ्रैक्शन। जिसके भी टर्म में लिखो मेरे दोस्त, ये चीज मैथ है, इसमें कोई फॉर्मूला पलटेगी नहीं, क्योंकि इधर एक ही चीज फॉलो होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जीस्ट यही है, ऊपर प्रोडक्ट टू द पावर कोएफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट टू द पावर कोएफिशिएंट। अब आप Kc लिखोगे तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टू द पावर कोएफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर कोएफिशिएंट। अब Kp लिखोगे तो ऊपर प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर टू द पावर कोएफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर टू द पावर कोएफिशिएंट। अब मोल फ्रैक्शन से लिखोगे, Kx लिखोगे तो ऊपर प्रोडक्ट की मोल फ्रैक्शन टू द पावर कोएफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट की मोल फ्रैक्शन टू द पावर कोएफिशिएंट। यही पूरा चीज है, यही पूरा चीज है बेटा। तो आपको समझ में आ गया, मैं आशा करता हूं कि Kp, Kc, Kx क्या है ये आप लोगों के समझ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट तरीके से घुस चुकी है। तो देखो अब के बाद कुछ नहीं, तो देखो Kp क्या है, आप बोलोगे सॉरी Kc से शुरुआत करते हैं, Kc से शुरुआत करते हैं। ऊपर क्या आया, प्रोडक्ट टू द पावर कोएफिशिएंट था, नीचे क्या आया, तीनों ही एक एक चीज में कराएंगे। नीचे क्या था, रिएक्टेंट टू द पावर कोएफिशिएंट था। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं लिखना क्या चाह रहा हूं, रिएक्शन सेम है, AA प्लस BB से रिएक्शन होके बन रहा था DD प्लस EE। यही सेम रिएक्शन है, यही जनरल कॉन्सेप्ट है, यही फॉलो हो रहा है। तो इधर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ E की पावर E डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A डिवाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B लिख सकते हो। तो एक बार लिखोगे कि कंसंट्रेशन टू द पावर D प्लस E बाय कंसंट्रेशन टू द पावर A प्लस B। आप बोलोगे जी बिल्कुल बेस लाइन को इक्वल कर दो, तो यही होगा। कंसंट्रेशन ये भी है, कंसंट्रेशन ये भी है, तो कंसंट्रेशन टू द पावर D प्लस E डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर A प्लस B। तो इधर से लिखोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन टू द पावर D प्लस E माइनस A प्लस B। इसको डेल्टा N से पुकारो, कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा N, जहां पर डेल्टा N इज इक्वल टू D प्लस E माइनस A प्लस B, D प्लस E माइनस A प्लस B। मतलब प्रोडक्ट की कोएफिशिएंट की सम माइनस रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट की सम, सम ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट की सम को सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है प्रोडक्ट की कोएफिशिएंट की सम माइनस रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट की सम, ये होगा। तो कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन आया, क्या आया, कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन आया। तो यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन बोल सकते हो। तो कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन मतलब मोल बाय लीटर टू द पावर डेल्टा एन, मोल बाय लीटर टू द पावर डेल्टा एन, ये है यूनिट ऑफ केसी। इसको नोट डाउन करो, क्या है ये है यूनिट ऑफ केसी, लिखना हो गया। तो देखो हटाएं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगली बार केपी आएगा, क्या आएगा, केपी आएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना, क्या आएगा, आप बोलोगे सर केपी आएगा। केपी मतलब, केपी को कैसे लिखते थे, आप बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई की पावर ई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, ऐसे लिखते थे ना। तो आप क्या बोलोगे सर, पार्शियल प्रेशर टू दी पावर, पार्शियल प्रेशर उसके पावर में क्या होगा सर, डी प्लस ई आएगा, क्या आएगा, डी प्लस ई आएगा। नीचे पार्शियल प्रेशर, नीचे भी तो पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर उसके ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर टू दी पावर डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, ये आएगा पार्शियल प्रेशर टू दी पावर डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी। अब आप लोगों के सामने मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर टू दी पावर क्या आएगा, डेल्टा एन आएगा, क्या आएगा, इसके ऊपर डेल्टा एन आएगा, जहां पर डेल्टा एन है डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, मतलब प्रोडक्ट की कोएफिशिएंट की सम माइनस रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट की सम। अब क्या बोलोगे, यूनिट ऑफ केपी क्या है, यूनिट ऑफ केपी क्या है, आप बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन, क्या है, पार्शियल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन। अब पार्शियल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट एटीएम टू द पावर डेल्टा एन, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन, ये है यूनिट ऑफ केपी, क्या है ये है यूनिट ऑफ केपी। इसको हटाए जी, बिल्कुल हटाए, बिल्कुल हटाए, केपी का यूनिट हो गया, केसी का यूनिट हो गया। अब क्या होगा, अब आप बोलो कि सर के एक्स की यूनिट निकलवा के दिखाओ, के एक्स की यूनिट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ई की पावर ई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी, यही तो था। ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर कोएफिशिएंट, नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर कोएफिशिएंट, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन टू द पावर डी प्लस ई, नीचे मोल फ्रैक्शन टू द पावर ए प्लस बी बोल सकते हैं। और इसको करें तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन टू द पावर डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी होगा। अब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन टू द पावर डेल्टा एन, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन टू द पावर डेल्टा एन, जहां पर डेल्टा एन क्या है, जहां पर डेल्टा एन क्या है, आप बोलोगे सर डेल्टा एन इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, लिखो हुआ। तो यूनिट ऑफ के एक्स क्या होगा, यूनिट ऑफ के एक्स ये भी तो निकलेगा ना, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन टू द पावर डेल्टा एन, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन टू द पावर डेल्टा एन। अब आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन कौन सी चीज है, मोल फ्रैक्शन मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकलवाने के लिए बोलेगा उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। एक गैस मिक्सचर है, वो पूरा गैस मिक्सचर में किसी भी गैस मॉलिक्यूल की मोल फ्रैक्शन निकलवाने के लिए बोलेगा तो उस गैस मॉलिक्यूल की मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ऊपर भी मोल का यूनिट नीचे भी मोल का यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये kx भी क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो kp केसी kx में से कौन सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, kx की कोई यूनिट नहीं है, kp के यूनिट है, केसी के यूनिट है, kx की कोई यूनिट नहीं है। हुआ, बहुत ध्यान से ये लिख के रख देना। केसी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन, ये है। के पी का यूनिट क्या है, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन, ये है।
और kx का यूनिट क्या है, कुछ नहीं, यूनिटलेस, कुछ नहीं, यूनिटलेस। ठीक है, ये आपका चीज है, ये काम पे आएगा, ये बहुत 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 ज़हनी तौर पे काम पे आएगा। अब देखो, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। सबसे पहले लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, संबंध को प्रतिस्थापित करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में जो संबंध है वो संबंध को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे ही बनाएंगे सर, डेरिवेशन करेंगे। देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त। क्या होगा, आप बोलोगे सर ए प्लस बी से रिएक्शन होके उत्पन्न हुआ डी और ई, ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। हुआ। केसी क्या है, इसके लिए केसी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर ई डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 1 इक्वेशन है, इसको लिखो। अगर इसको लिखना हो गया, अब देखो केपी क्या होगा, केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई टू द पावर ई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। ये दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर लिखना हो गया तो बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त। अब क्या बनाएंगे, हमें क्या लगता है कि आइडियल गैस की इक्वेशन इधर बहुत काम आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आप बोलोगे सर पीवी इक्वल्स टू इनर्टी है। आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो क्या है, आप बोलोगे सर आइडियल गैस की इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। भी को इस टर्म में लेके जाओ तो क्या होगा, पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी मतलब एन मतलब मोल, वी मतलब वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन। पी इज इक्वल टू सी आर टी। क्या हुआ, पी इज इक्वल टू सी आर टी। क्या आया, आप बोलोगे सर इधर से एक इक्वेशन हम लोगों के सामने फॉर्म हुआ जो कि है प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू आर टी। तो पी डी क्या है, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, पी डी क्या है, आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी जी। पीई क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ई आर टी, लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ ई आर टी। पी ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। पी बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। लिखो, देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू आर टी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ई क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ई आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है। लिख दिया, लिख दिया। और ऊपर वाला हिस्से को मिटाए जी, बिल्कुल मिटाए जी, बिल्कुल मिटाए। छापते जाओ मेरे दोस्त, छापते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। हुआ, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हम लोगों को, इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर केपी है, केपी है। तो पी डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी टू दी पावर डी। क्या लिखेंगे, डी आर टी टू दी पावर डी। इधर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ई आर टी टू दी पावर ई, कंसंट्रेशन ऑफ ई आर टी टू दी पावर ई। इधर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी टू दी पावर ए। इधर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी टू दी पावर बी। लिख सकते हैं, जो जो चीज था हमने उधर ये इक्वेशन डिराइव कर दिए हैं। पी डी के जगह में ये लिखे हैं, पी के जगह में ये लिखे हैं, पी ए के जगह में ये लिखे हैं, पी बी के जगह में ये लिखे हैं, और टू दी पावर में जो था वो हमने टू दी पॉइंट में सेट कर दिए। अब देखो क्या होगा, कंसंट्रेशन को एक तरफ लेके जाओ, आर टी को दूसरे तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा, आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर ई डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। लिख सकते हो, लिख सकते हो। देखो एक बार, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर ई, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, और उधर क्या होगा, आर टी टू दी पावर डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी। देखो ऊपर क्या है, ऊपर है आर टी टू दी पावर डी प्लस ई, नीचे क्या है आर टी टू दी पावर ए प्लस बी, तो क्या होगा, यही तो होगा। तो आप बोलोगे सर क्या है ये केपी है, केपी। देखो एक बार बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म क्या है, केसी ही तो है। तो केपी इक्वल्स टू केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन, जहां पर फिर से डेल्टा एन इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी। तो हुआ संबंध,
बना संबंध केपी के साथ केसी का, ये है केपी के साथ केसी का संबंध, ये है केपी के साथ केसी का संबंध। मिटाए मिटाए इसको। अब देखो क्या होगा, अब क्या बनाएंगे, अब बोलोगे सर केपी और केसी तो बन गया, अब केपी के साथ के एक्स की बनाओ, केपी के साथ के एक्स की बनाओ। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के एक्स, बिटवीन केपी एंड के एक्स। अब केपी के साथ के एक्स की संबंध बनेगा, किसके साथ, किसकी, केपी के साथ के एक्स की संबंध बनेगा। कैसे, ए प्लस बी से रिएक्शन होगा, क्या उत्पन्न होगा, डी प्लस ई, इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, बोल सकते हो जी, बिल्कुल बोल सकते हो। देखो केपी क्या है, आप बोलोगे सर केपी है पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई की पावर ई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, लिख सकते हो। इसको नंबर 1 इक्वेशन फेलो। उसके बाद क्या होगा, के एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन से होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ई की पावर ई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। ये कौन सी है, ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है। लिखो इसको, लिखो इसको। अगर लिखना हो गया तो एक बात बहुत ध्यान सुनो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या कहते हैं। आप बोलोगे सर इधर से हमको ये पता चला था पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही तो इक्वेशन था, पी आई इक्वल्स टू एक्स आई इंटू पी। ith गैस पार्टिकल की पार्शियल प्रेशर क्या है, पी आई, ith पार्टिकल की मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स आई इंटू पी। तो किसी भी पार्टिकल की पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू उसकी मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, लिख सकते हो, ये इक्वेशन है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इक्वल्स टू एक्स डी इंटू पी। इधर क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई इक्वल्स टू एक्स ई इंटू पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी, लिख सकते हो। और इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी, लिखो। देखो लिख सकते हो, किसी भी पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो इधर एक प्रेशर है कांस्टेंट जिसको हमने पकड़ रखे हैं, जिसको हमने पकड़ रखे हैं। तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर। सब लिख दिए है, सब लिख दिए है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो देखो किसी भी पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लिख दिए है। तो अब देखो नंबर 1 इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, हटाए ऊपर वाला हिस्सा। 1 नंबर वाला इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, 1 नंबर का इक्वेशन क्या है, केपी। 1 नंबर का इक्वेशन क्या है, आप बोलोगे सर केपी। केपी का इक्वेशन क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, मतलब क्या होगा, एक्स डी इंटू पी टू द पावर डी होगा एक्स ई इंटू पी टू द पावर ई, एक्स ए इंटू पी टू द पावर ए, एक्स बी इंटू पी टू द पावर बी, लिख सकते हो, लिख सकते हो। देखो 1 नंबर इक्वेशन में हमने जो जो चीज थे वो बैठा दिए है, क्या है, पी डी था, इधर पी डी के जगह में ये लिख दिए, पी ई के जगह में ये लिख दिए, पी ए के जगह में ये लिख दिए, पी बी के जगह में ये लिख दिए। हो सकता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल हो सकता है। तो मोल फ्रैक्शन को अलग कर दो, तो एक्स डी टू द पावर डी, एक्स ई टू द पावर ई, एक्स ए टू द पावर ए, एक्स बी टू द पावर बी इनटू पूरा पी टू द पावर डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, डी प्लस ई माइनस प्लस बी, लिख सकते हो, लिख सकते हो। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हुआ, इधर से मोल फ्रैक्शन की टर्म को अलग कर दो। देखो एक्स डी टू द पावर डी, एक्स ई टू द पावर ई, एक्स ए टू द पावर ए, एक्स बी टू द पावर बी, और पी को अलग कर दो। तो क्या होगा, यही क्या है आपका, के एक्स है, क्या है ये, के एक्स है। तो के पी इक्वल्स टू के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन, क्या है, पी टू द पावर डेल्टा एन, जहां पर फिर से डेल्टा एन इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, लिख सकते हो। तो क्या हुआ, के पी इक्वल्स टू के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन है, लिखो। ये और एक रिलेशनशिप बना, ये और एक रिलेशनशिप बना। तो केपी और के एक्स की भी रिलेशनशिप बन गई है। अब देखो आप लोगों के सामने हम 2 इक्वेशन सेट कर चुके हैं। एक क्या है, आप बोलोगे सर एक तो है केपी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ये इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों के सामने कौन सी इक्वेशन को लाना पड़ रहा था, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये भी एक इक्वेशन, ये भी एक क्वेश्चन है कि केपी के साथ केसी के संबंध जब बनाओगे तो कौन सी इक्वेशन की हेल्प लगेगी, आइडियल गैस इक्वेशन की। कौन सी इक्वेशन की, आइडियल गैस इक्वेशन की। और केपी इक्वल्स टू के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन, ये अगर लिखोगे
तो कौन सी इक्वेशन की हेल्प लगेगी? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सी इक्वेशन? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सब क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। आप बोलोगे सर और दो ऐसे ही क्वेश्चन बताओ। एक तो ये है केपी के साथ केसी का रिलेशन बनाओगे तो आइडियल गैस इक्वेशन से खेलोगे, केपी के साथ केएक्स की रिलेशनशिप बनाओगे तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से खेलोगे। हो गया। केपी के साथ केसी के संबंध बनाओगे तो टेम्परेचर वेरिएबल हो जाएगा या टेम्परेचर को कांस्टेंट करके खेलना पड़ेगा। इधर केपी के साथ केएक्स की रिलेशनशिप बनाओगे तो प्रेशर आएगा। तो आपके सामने मैं ये बोल रहा हूं केपी के साथ केएक्स की रिलेशनशिप बनाओगे तो प्रेशर आएगा फैक्टर के रूप में, और केपी के साथ केसी के संबंध बनाओगे तो टेम्परेचर आएगा फैक्टर के रूप में। तो आप बोलोगे सर इधर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होना चाहिए। तो केसी RT टू द पावर डेल्टा n इक्वल्स टू KX P टू द पावर डेल्टा n बोल सकते हो मेरे दोस्त। तो क्या होगा? KC इक्वल्स टू KX P बाई RT टू द पावर डेल्टा n। क्या होगा? P बाई RT टू द पावर डेल्टा n। ये और एक इक्वेशन है। ये है केसी के साथ केएक्स की इक्वेशन, ये है केसी के साथ केएक्स की इक्वेशन। इस इक्वेशन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। केएक्स इक्वल्स टू क्या होगा? केसी RT बाई पी, ये उलट जाएगा टू द पावर डेल्टा n। क्या होगा? RT बाई पी टू द पावर डेल्टा n। देखो केएक्स मतलब क्या होगा? केसी, ये इधर आएगा तो उलट जाएगा तो क्या होगा? RT बाई पी टू द पावर डेल्टा n। अब आप बोलोगे सर PV इज इक्वल टू RT भी तो होता है। 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन होता है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। इधर एवोगाड्रो लॉ नहीं है, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ बोल सकते हो, यही है। तो V इक्वल्स टू क्या है? RT बाई पी। V इक्वल्स टू क्या है? RT बाई पी। देखो आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन के लिए n क्या होगा? 1। तो PV इक्वल्स टू RT, तो V इक्वल्स टू RT बाई पी। तो RT बाई पी के जगह पे क्या लिखोगे? V। क्या लिखोगे? V। तो KX इक्वल्स टू क्या होगा? KC V टू द पावर डेल्टा n। क्या आएगा? V टू द पावर डेल्टा n। ये चारों इक्वेशन है आपके सामने। एक है KP के साथ KC, एक है KP के साथ KX, एक है KC के साथ KX, एक है KX के साथ KC। है ना? इसमें कौन है आपका जो फैक्टर? वो वॉल्यूम है। आपके सामने यही आया कि केपी के साथ केसी के संबंध बनाओगे तो टेम्परेचर आएगा फैक्टर के रूप में, केपी के साथ केएक्स की रिलेशनशिप बनाओगे तो प्रेशर आएगा फैक्टर के रूप में, केसी के साथ केएक्स या केएक्स के साथ केसी की रिलेशनशिप बनाओगे तो वॉल्यूम आएगा फैक्टर के रूप में। हो गया। अब देखो इसके बाद क्या हो सकता है, कुछ रिएक्शन में बताऊंगा, उससे आपको कुछ चीजें बोलना पड़ेगा। पहला रिएक्शन बहुत ध्यान सुनना, N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। इधर बहुत ध्यान से देखना, रिएक्टेंट कितना है? इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, और प्रोडक्ट कितना है? 2 है। तो डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा एन इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस 3 बोल सकते हो। कोएफिशिएंट से खेल हो रहा है तो 2 माइनस 4 मतलब -2। डेल्टा एन का वैल्यू क्या है? -2। देखो इधर 1 है, इधर 3 है, तो रिएक्टेंट कितना है? 3 प्लस 1 4, और प्रोडक्ट कितना है? 2। तो यही होगा, हुआ। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन, यही लॉ है। तो Kc RT टू द पावर -2, तो Kc बाई RT का स्क्वायर। तो Kc से डिवाइड करने से Kp मिल रहा है। देखो Kc से कुछ चीज डिवाइड करने से Kp मिल रहा है, तो Kc क्या है? Kc ग्रेटर देन Kp, Kc ग्रेटर देन Kp, ये संबंध है, Kc ग्रेटर देन Kp। और इसी के साथ साथ आप ये भी तो बोल सकते हो, देखो Kp इज इक्वल टू क्या है? Kx P टू द पावर डेल्टा n। क्या है? Kp इक्वल्स टू क्या है? Kx क्या है? Kx P टू द पावर डेल्टा n। तो डेल्टा n की जगह पे क्या होगा? -2। तो Kx P टू द पावर -2 क्या होगा? Kx P टू द पावर -2। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं? Kx डिवाइडेड बाई P का स्क्वायर। तो P की स्क्वायर से डिवाइड करने से Kx से P स्क्वायर डिवाइड करने से Kp मिल रहा है, तो क्या होगा? Kx ग्रेटर देन Kp। क्या होगा? Kx ग्रेटर देन Kp। हो सकता है? आप बोलोगे जी बिल्कुल हो सकता है। देखो भाई साहब, ये देखो बहुत ध्यान से देखो, Kp इक्वल्स टू Kc बाई RT स्क्वायर हुआ। Kc से RT स्क्वायर डिवाइड करने से Kp मिलेगा, तो Kc Kp से ज्यादा बड़ा है। इधर Kp इक्वल्स टू Kx बाई P स्क्वायर, Kx से P स्क्वायर डिवाइड करने से Kp मिल रहा है, तो Kx Kp से भी ज्यादा है, तो Kx Kp से भी ज्यादा है। हटाए, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ये। डेल्टा n -2 होगा तो ऐसा हो सकता है। अब देखो PCl5 से
PCl3 प्लस Cl2 बनाओ, क्या है ये, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बनाओ, तो इधर डेल्टा एन क्या है, देखो भाई प्रोडक्ट कितना है 1 + 1, रिएक्टेंट कितना है 1, देखो PCl3 के आगे क्या है 1, Cl2 के आगे क्या है 1, PCl5 के आगे क्या है 1, तो क्या हुआ डेल्टा एन इक्वल्स टू 1 + 1 - 1, तरमन इससे इधर से क्या आया डेल्टा एन इक्वल्स टू +1, डेल्टा एन इक्वल्स टू +1, इधर से डेल्टा एन क्या बना, इधर से डेल्टा एन बना +1, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या है +1, तो क्या उत्पन्न हुआ, आप बोलोगे सर Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन, RT टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन के ऊपर 1 लगवाओ तो Kc RT टू द पावर 1, तो Kc के साथ एक पॉजिटिव क्वांटिटी की गुना करने से Kp मिलेगा, तो इधर से Kp रिडक्शन Kc, इधर से Kp रिडक्शन Kc बोल सकते हैं। देखो Kc के साथ कुछ गुना करोगे तो Kp मिलेगा, तो Kp Kc से ज्यादा बड़ा है, Kp इक्वल्स टू Kx P टू द पावर डेल्टा एन, बोल सकते हो Kp इक्वल्स टू Kx P टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की जगह पे क्या होगा +1, तो Kx इंटू P के पावर 1, तो फिर से देखो Kx के साथ कुछ गुना करोगे तो Kp मिल रहा है, तो Kp ग्रेटर देन Kx, Kp ग्रेटर देन Kx, ये पूरा उल्टा हो गया, ये पूरा उल्टा हो गया, इसके आगे Kc Kp से ज्यादा था, Kx Kp से ज्यादा था, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है, तो देखो +1 होगा तो उल्टा होगा, माइनस होगा तो उल्टा होगा, तो ये किसके ऊपर निर्भरशील है, Kp और Kc के बीच का संबंध, Kp और Kx के बीच का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, डेल्टा एन से, किससे जुड़ा हुआ है, कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से, किससे, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से। इसके बाद देखो और एक रिएक्शन क्या लिख सकते हो, लिखो HBr से हाफ H2 प्लस हाफ Br2 लिखो, अगर लिखना हो गया तो बहुत ध्यान से एक बात को देखना, इधर क्या है, आप बोलोगे सर डेल्टा एन निकलवाना है, तो प्रोडक्ट क्या है हाफ प्लस हाफ -1, तो कितना है 0, डेल्टा एन कितना है 0, देखो प्रोडक्ट कितना है हाफ प्लस हाफ और रिएक्टेंट कितना है 1, तो हाफ प्लस हाफ -1 मतलब 0, डेल्टा एन कितना है 0, तो Kp इक्वल्स टू क्या होगा Kc RT टू द पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन की जगह पे क्या होगा 0, तो Kc RT के पावर में 0, तो क्या होगा Kp इक्वल्स टू Kc, Kp इक्वल्स टू Kc होगा ना। उसी के साथ साथ Kp इक्वल्स टू क्या है Kx P टू द पावर डेल्टा एन, क्या है P टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन के ऊपर 0 लगवाओ तो Kx P टू द पावर 0, तो Kp इक्वल्स टू Kx, Kp इक्वल्स टू Kx, तो Kc Kp Kx क्या है इक्वल है, Kc Kp Kx क्या है इक्वल है, तो डेल्टा एन माइनस होने से डेल्टा एन प्लस होने से डेल्टा एन जो वैल्यू है उससे Kp Kc और Kx की जो संबंध है उसमें इफेक्ट डालता है, हुआ तो डेल्टा एन प्लस कर दोगे तो अलग सा Kp Kc का संबंध बनेगा, डेल्टा एन माइनस लाओगे तो अलग बनेगा, डेल्टा एन 0 लाओगे तो अलग बनेगा, इधर Kp इक्वल्स टू Kc इज इक्वल टू Kx है, डेल्टा एन माइनस लगवाओ तो Kc Kp से बड़ा है, Kx भी Kp से बड़ा है, इधर Kp Kc से बड़ा है, Kp Kx से भी बड़ा है, ये आपका संबंध है, ये आपका संबंध है, देख लेना एक बार जाके यही बना था, देख लेना एक बार जाके यही बना था, और कोशिश करते जाओ, बहुत सारे रिएक्शन आप लोगों के किताब में होगा, जो भी किताब आपके सामने है वो केएल चूक की हो सकती है या आपकी कोई बोर्ड की किताब हो सकती है, कोई भी किताब हो उस किताब को ले और कुछ किताब को लेके जो भी रिएक्शन है वो रिएक्शन करो और उस रिएक्शन में से Kp Kc Kx के संबंध निकलवाओ, लेकिन एक बात जहनी तौर पे दिमाग में रखना, नेगेटिव होगा तो एक जैसा होगा, पॉजिटिव होगा तो एक जैसा होगा, जीरो होगा तो इक्वल होगा, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो एक होगा, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो अलग होगा, डेल्टा एन की वैल्यू 0 में आएगी तो Kp इक्वल्स टू Kc इक्वल्स टू Kx आएगा। अब देखो यूनिट निकलवाना है, N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बना, क्या बना N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बना। अब आप बोलोगे सर डेल्टा एन क्या है, मैं बोलूंगा सर -2 है, देख लो डेल्टा एन क्या है -2 है, और -2 हुआ तो यूनिट देखो Kp का यूनिट क्या है, Kc का यूनिट क्या है, Kx का यूनिट क्या है, पहले तो ये लिख दो Kx यूनिट लेस है, Kx क्या है, Kx तो यूनिट लेस है, Kc का यूनिट क्या है मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की जगह पे क्या लिखोगे, डेल्टा एन की जगह पे -2 लिख दो, तो मोल पर लीटर टू द पावर -2, तो लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2, क्या होगा लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2। Kp का यूनिट क्या है ATM टू द पावर डेल्टा एन, क्या था ATM टू द पावर डेल्टा एन, तो क्या होगा ATM टू द पावर -2, क्या होगा ATM टू द पावर -2 हुआ, हटाओ हटाए
जी हटाए। और एक रिएक्शन को देखो, मैं तीनों टाइप के रिएक्शन दिखाऊंगा। इसके बाद क्या होगा, आप बोलोगे सर और एक रिएक्शन देखो, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बनाओ, PCl3 प्लस Cl2 बनाओ, तो क्या होगा Kp Kc Kx। Kx को लिखने की कोई मतलब नहीं है, Kx यूनिट लेस ही होता है। Kp का यूनिट क्या है, ATM टू द पावर डेल्टा एन, और Kc का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। भाई डेल्टा एन क्या है, इधर डेल्टा एन है +1, देखो डेल्टा एन क्या है +1, इधर एक इधर एक इधर एक, 1 + 1 - 1 मतलब डेल्टा एन इक्वल्स टू +1, तो इधर भी लिख दो +1, तो ATM इधर क्या है ATM, इधर क्या है मोल लीटर टू द पावर -1, क्या है मोल लीटर टू द पावर -1 हुआ। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो तीसरा रिएक्शन करो, तीसरा रिएक्शन करो। अगर तीसरा रिएक्शन करना चाहोगे तो करो 2SO2 प्लस O2 से 2SO3। ये रिएक्शन होता है जो कांटेक्ट प्रोसेस है H2SO4 की प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, उधर का एक रिएक्शन है ये। इधर में डेल्टा एन कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे सर इधर 2 है, इधर 2 + 1 3 है, मतलब 2 - 2 + 1, तो क्या होगा -1, क्या होगा -1 हुआ। अगर -1 हुआ तो क्या होगा, आप बोलोगे सर Kp अलग है Kc भी अलग है, Kp का यूनिट क्या है ATM टू द पावर -1 हो जाएगा, Kc का यूनिट क्या है मोल पर लीटर टू द पावर -1 हो जाएगा, तो क्या होगा लीटर मोल टू द पावर -1, लीटर मोल टू द पावर -1 हुआ, हुआ। उसके बाद देखो, इसके बाद देखो ऑसवाल्ड प्रोसेस की एक रिएक्शन है 4NH3 + 5O2 से क्या बनाओगे, आप बोलोगे सर 4NO + 6H2 बनेगा, क्या बनेगा 4NO + 6H2 बनेगा। देख लेना ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखो, इसमें डेल्टा एन क्या है, आप बोलोगे सर इसमें डेल्टा एन +1 है, इसमें डेल्टा एन क्या है देखो +1 है, इधर 6 + 4 10 है, इधर 5 + 4 9 है, तो 10 - 9 तो डेल्टा एन +1 है, तो Kp क्या होगा, Kp होगा ATM टू द पावर 1, Kp क्या होगा ATM टू द पावर 1, Kc क्या होगा, Kc होगा मोल पर लीटर टू द पावर 1, तो मोल लीटर टू द पावर -1 क्या होगा मोल लीटर टू द पावर -1। ये ऑसवाल्ड प्रोसेस की एक रिएक्शन है। इसके बाद और एक रिएक्शन को देखो, इसके बाद और एक रिएक्शन को देखो, किसी भी रिएक्शन को देख लो एक ही चीज आएगा। इसके बाद की रिएक्शन देखो, हाँ HBr से देखो, हाफ H2 + Br2, हाफ H2 + हाफ Br2, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में डेल्टा एन क्या है, आप बोलोगे सर 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 0 है, इधर हाफ + हाफ 1 है, इधर भी 1 है, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 0 है, तो Kp क्या है ATM टू द पावर डेल्टा एन है, क्या है ATM टू द पावर डेल्टा एन है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 मतलब ATM टू द पावर 0 है, तो क्या होगा 1, तो क्या होगा यूनिटलेस, क्या होगा यूनिटलेस, क्या बनेगा यूनिटलेस। किसी भी क्या बनेगा मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो मोल पर लीटर टू द पावर भी 0 बनेगा, तो क्या होगा 1, तो क्या होगा यूनिटलेस, क्या होगा यूनिटलेस। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 बनेगा, डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 बनेगा तो Kp और Kc ये दोनों भी यूनिटलेस हो जाएंगे Kx की तरह, Kx की तरह। हो गया, हो गया ये सब रिएक्शन। अगर ये सब रिएक्शन बनाना हो गया तो आज के लिए हमने जो Kp Kc Kx थी वो पूरा का पूरा जो जिम्मा था वो खत्म कर दिए है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा है 3-4 रिएक्शन दिया जाएगा, उसका K1 K2 के बीच में संबंध क्या होगा, 3 रिएक्शन दिया जाएगा तो K1 = K2 × K3 होगा, और 4 रिएक्शन दिया जाएगा K = K2 × K3² K1, ऐसे टाइप के रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच के जो रिलेशनशिप है बहुत सारे रिएक्शन के लिए वो इसके बाद हम कराएंगे, और उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन वगैरह है उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलवाए जाते हैं वो भी हम दिखा देंगे। तो इसी के साथ साथ आज के लेक्चर को हम अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत ध्यान से बहुत 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 मेहनत करिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, बहुत 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 पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद और अलविदा।